नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक आ रहा है, इसके क्रम में आज आपको हम बाल विकास एवं शिक्षण से रिलेटेड 30 वो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को पूरा देखिए और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए। नए भाई बहन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपका, एनसीईआरटी 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। देखिए, जो एनसीईआरटी 2005 था, एनसीईआरटी 2005 कहता है कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को समानता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। समानता का मतलब कि सबका समावेश हो, वो चाहे प्रगतिशील बालक हों या सामाजिक स्तर पर भिन्न बालक हों। हमें किसी पर भिन्नता नहीं रखना है, हमें हर एक ढंग के बालक जो होते हैं, हमें कुल मिला के एनसीईआरटी के अनुसार चलें तो समावेशी शिक्षा देखनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब प्रगतिशील बालक, सामान्य रूप से कमज़ोर बालक और विशिष्ट बालक और दृष्टिबाधित बालक जो हैं, सबको लेकर एक साथ भाव से चलना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से? समावेशी शिक्षा प्रणाली के नाम से प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? परिपक्वता। परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। देखिए, परिपक्वता के लिए हमने आपको बताया था कि परिपक्वता के अंतर्गत सतत जो प्रक्रियाएं होती हैं चलती रहती हैं, जिसमें बालक का शारीरिक विकास भी शामिल होता है और बालक का जो है शरीर उत्तरोत्तर ढंग से बढ़ता चला जाता है। तो अब देखिए, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना और चलना। परिपक्वता का मतलब ही होता है क्या? चलना। परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक विकास होता है और इसमें शामिल क्या है? शरीर का उत्तरोत्तर विकास होना या चलना, खेलना इत्यादि। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? देखिए, अधिगम का मतलब सीखना। बार बार बता रहे हैं, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखना आपका संज्ञानात्मक हो सकता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है, लेकिन सीखना आपका आध्यात्मिक से रिलेटेड नहीं है। अधिगम का जो तात्पर्य है कि अधिगम का तात्पर्य सीखने से है और इसमें जो बालक है अपने प्रयासों के द्वारा सीखता है। कहाँ से? परिवार से, समाज से, विद्यालय से या संस्थान से। लेकिन जो ये आध्यात्मिकता वाला कंडीशन है, आध्यात्मिक, ये अंतर मन से उत्पन्न होता है। कहाँ से? अंतर मन से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है और इस सीखने से उत्पन्न नहीं होती। तो आपका यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। संभागी समूह, संभागी समूह निर्धारित करता है एज से। कहाँ से? आय। ये समूह जो समान आय के बच्चे होते हैं, समान आय के बच्चों के लिए लागू होता है, जिनकी एज समान होती है। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा? आयु स्तर पर लागू होता है, आयु स्तर पर निर्धारित होता है। इसमें समान आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक बच्चे को मतलब संभाग का मतलब समूह बना देते हैं। उन समूह के बीच उनको अच्छे से विद्यालय में, जैसे आप ध्यान केंद्रित करिए, 2 समूह बना के कोई भी कार्य करवा रहे हैं, टोली बना के कार्य करा रहे हैं बच्चे, मतलब कुल मिला के उनका काम होता है बच्चों को एक्टिव रखना। अगर बच्चे एक्टिव हो गए तो आपका संभागी समूह सफल रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है, चूंकि ये आयु स्तर पर निर्धारित होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ब्लूम का वर्गीकरण आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों में कौन सा विकल्प असंगत है? देखिए, जो ब्लूम का वर्गीकरण है इसमें आपका आता है ज्ञान, ज्ञान के बाद समझ, विश्लेषण,
ये सब ब्लूम के वर्गीकरण का उद्देश्य बता रहे हैं। विश्लेषण हो गया, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, अनुप्रयोग और संश्लेषण, ये सब शामिल होना जरूरी होता है। संश्लेषण, अब इसमें से हम लोग देख लें। विश्लेषण आपका है, मूल्यांकन है, अनुप्रयोग भी है, लेकिन आत्मानुभूति नहीं है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? सी ऑप्शन गलत है। और यही गलत का मतलब असंगत है। अगला आपका प्रश्न कह रहा है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है? देखिए, कोहल वर्ग का जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन स्टेज फर्स्ट ही है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें दंड तथा आज्ञा पालन की प्रमुखता पाई जाती है। ठीक, अगर आपको ये सवाल को और अच्छे से कोहल वर्ग को समझना है तो कोहल वर्ग पर वीडियो दिया गया है, वहाँ से उनके तीनों स्टेज पढ़ लीजिए, 6 अवस्थाओं का अध्ययन करिए और कोहल वर्ग पर आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं वहाँ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लैक बोर्ड। तो इसमें सबसे अच्छा है आपका क्या? नवाचारी में इंटरनेट है। नवाचारी का तात्पर्य क्या होता है? नए विचार। और नवाचारी स्रोत कौन कौन से हैं? इंटरनेट सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है नवाचारी के लिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है। बुद्धिलब्ध IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मतलब 12/10 × 100। तो आपका कितना हो जाएगा? 120। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आपका वास्तविक × 100। ठीक, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों ने लगाया है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। व्याख्यान विधि में टीचर केंद्रित है, इसलिए इसमें नहीं है। पाठ्य पुस्तक वार्तालाप विधि ऐसी है कि इसमें विद्यार्थियों की जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी संभव है, इसलिए आपका कौन? डी ऑप्शन आपका सही है। इसमें विद्यार्थी अपने आप को क्या करेंगे? एक्टिव, सक्रिय रूप में रहेंगे। आप पाठ्य पुस्तक करेंगे या श्रव्य से करेंगे, उसमें बच्चा सिर्फ देखेगा, सुनेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण हो सकता है। देखिए, दोनों की आयु तो समान है, दो व्यक्तियों का जो आयु है वो समान है, लेकिन इनका जो सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर है ये डिपेंड करता है किस पर? सामाजिक पृष्ठभूमि पर। किस पर? सामाजिक पृष्ठभूमि पर। शिक्षण पर भी कर सकता है। जो शिक्षण स्तर है भाई, एक तुरंत समझ जा रहा है, एक नहीं समझ पा रहा है। परंपरागत रुचि पर भी है, या इसको हम परंपरागत स्तर भी कह सकते हैं, परंपरागत स्तर पर भी। तो ये सब कंडीशन होती हैं, परिवेश हो सकता है, वातावरण हो सकता है, इन कारण दोनों के विकास में अंतर आ जाता है। अब हम इसको जोड़ें, रिलेट करें किससे? अपने विकास से। तो ये परमार्जितता का सिद्धांत इससे नहीं है, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप भी नहीं है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत है, जो कि यहाँ पर दो व्यक्तियों का मानसिक आयु तो समान है, लेकिन सामाजिक और एवं मानसिक विकास में जो अंतर है, ये अंतर उनके वातावरण, रुचि, शिक्षण स्तर और
परंपरागत स्तर पर हो सकता है। तो इन कारण से आपका जो व्यक्तिगतता का सिद्धांत है ये बनता है कारण। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक। ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास की प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब मनुष्य का भ्रूण बन जाता है वो भ्रूण से शुरू होता है और कब तक? जब तक इंड मतलब मृत्यु तक चलता रहता है। तो कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता, व्यवहार परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन? व्यवहार परिवर्तन। सी ऑप्शन आपका सही है। चूंकि सीखना अनुभव द्वारा सबसे अच्छा होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने हल भी किया हुआ है कि व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। और ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड हैं, उन्होंने कहा था सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये उन्हीं का नियम है। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर का जो कथन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये दोनों किससे हैं संबंधित? व्यवहार के परिवर्तन से संबंधित होता है अधिगम। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य? अब देखिए यहाँ नहीं है। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। आपका सही है। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। ये भी सही है। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। ये भी सही है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना। अब देखिए यहाँ जातिवाद और बुरी भावना दोनों नेगेटिव बातें हैं और यही आपका गलत है। और प्रश्न के अनुसार, चूंकि प्रश्न में नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है गिफ्टेड। गिफ्टेड मतलब मेधावी। मेधावी होने का लक्षण है अभिव्यक्ति में नव्यता। बिल्कुल, आपका अभिव्यक्ति में नव्यता का मतलब होता है कि जो बालक का मानसिक गुण है, मानसिक गुण वो बहुत तीव्र होता है। और हम बालक के आईक्यू पर क्या करते हैं? आईक्यू के आधार पर कहते हैं कि बालक में तीव्र बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उच्च बुद्धि है। इस कारण बच्चा क्या है? मेधावी है या अपने उच्च स्तर पर है। ये हम लोग जानते हैं कहाँ से? आईक्यू के आधार पर उसे मेधावी या उच्च स्तर कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेधावी होता है उसमें वाचालता नहीं होती है, जिज्ञासा से परिपूर्ण बालक होता है। उसे हर एक नई चीज़, नवाचारी समस्या को हल करने की भावना, ये सब जानने की ज़रूरत होती है। समस्या हल करने के लिए जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन सा? ये सही है। अति सक्रिय नहीं होते बालक। तो आपका तीसरा चौथा कट जाएगा। अभिव्यक्ति में पहला और दूसरा आपका सही है और पहला दूसरा बी ऑप्शन में सही है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी आवश्यकता नहीं होती? अब देखिए, समावेशी में सभी प्रकार के बालक बिना किसी भेदभाव के पढ़ें। अब ऑप्शन आपका कह रहा व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं को की संपूर्ण भागीदारी। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे व्यवहारिक और सामाजिक ढंग से हों। तो ये तो आपका सही है। समस्यागत क्षेत्रों में बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क करें। ये भी आपका सही है। निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, समस्या को पहचानना उसके बाद उसका उपचार करना दोनों चाहिए। धैर्यशीलता का कम होना ये जरूरी नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा? आपका डी ऑप्शन सही है कि धैर्यशीलता का कम होना इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका, कक्षा 3 के शिक्षण का विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा? अब व्याख्यान विधि कक्षा 3 के बालक के लिए, तो ये तो आपका गलत है। देखिए, कक्षा 3 का बालक है तो उसके लिए सबसे अच्छा है क्या? सृजनात्मक क्रियाकलाप। इसमें बच्चा क्या होगा? बच्चा रुचि लेगा और ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगेगा।
बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, हर एक चीज को चित्र के अनुसार जोड़ते हुए सक्रिय रूप में सहभागी बनकर सीखना शुरू कर देगा। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, अगला है आपका कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय और दंड, देखिए भय और दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है। ये चीज कोहल वर्ग ने किस स्तर पर बोला है, तो पूर्व नैतिक स्तर पर, आपका स्टेज फर्स्ट क्या है आपका पूर्व नैतिक स्तर में, कि यहाँ दंड और आज्ञाकारिता के भय में वो दुविधा में पड़ा रहता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम लोग टैट कहते हैं, व्यक्तित्व मापने की एक क्या है, आत्मनिष्ठ तकनीकी है, वस्तुनिष्ठ तकनीकी है, प्रक्षेपी तकनीकी है। क्या है, एक प्रक्षेपी तकनीकी है। इस परीक्षण का जो निर्माण किया था, किसने किया था, मॉर्गन एवं मूरे ने। मॉर्गन एवं मूरे नामक जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण। मॉर्गन एवं मूरे कब, 1935 में। इसमें क्या होता है कि इसमें 31 कार्डों का प्रयोग होता है और यह जो है परीक्षण कब शुरू होता है, 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए। कितने कार्डों का प्रयोग, 31 कार्डों का प्रयोग, और किसके लिए सही है, 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था का आयु समूह है। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी। आपका इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, वो आपका होता है 0 से 2 वर्ष गामक अवस्था। उसके बाद 2 से 7 वर्ष की जो आयु है, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये 7 से 11 वर्ष की जो आयु है, इसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आपका 7 से 11 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष से जो अधिक है, इस आयु को हम लोग कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। तो कौन सा आपका, यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा इन ऑप्शन में जो खराब मतलब गलत लिखे थे उनको हम लोगों ने सुधार किया। इसको 11 से अधिक वर्ष के लिए मानिएगा। तो पियाजे की यही 4 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज। अगला प्रश्न आपका है, एक बालक को वस्तुओं देखने के लिए कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। अब देखिए बालक जो है वस्तुओं को देखने के लिए कुछ समस्या है, तो समस्या है इसका मतलब बच्चा थोड़ा दृष्टिबाधित होगा या देखने में थोड़ा सा कम देख पाता होगा। तो कम, हम ये समझ के चल रहे हैं कि बच्चा कम देख पाता होगा, उसकी जो रोशनी है कम देख पाता होगा। तो हर ऐसा विद्यालय बताइए जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई होती है, बिना किसी भेदभाव के, उसे हम लोग कैसा विद्यालय कहते हैं, समावेशी विद्यालय कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समावेशी विद्यालय। निम्न में से किस विकास कौन सा सिद्धांत गलत है, तो इसका जो ऑप्शन है, विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। विकास में देखिए वैयक्तिक भिन्नता होती है और हर एक बच्चे की अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की जो वैयक्तिक भिन्नता है अलग अलग होती है। तो आपका
ए तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। विकास संयोगों का परिणाम है। बिल्कुल, जो विकास है उनमें संयोग एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, तो उसका परिणाम है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। यह पूर्व कथनीय है, विकास कोई पूर्व कथनीय नहीं है। ये आपके सामाजिक और वातावरण पर निर्भर होती है, ये पूर्व से निश्चित नहीं की जाती है, इसलिए क्या है, पूर्व कथनीय नहीं है। ये आपके मेहनत पर, आपके वातावरण पे और आपका सामाजिक जो वातावरण है इन सब पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चूंकि गलत पूछ रहा है। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है। इसमें जो पियाजे ने कहा था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था में पियाजे ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो पूर्व का ज्ञान है, वो पूर्व का ज्ञान अपनी स्कीमा के द्वारा नवीन अनुभवों को आसानी से जोड़ लेता है। अर्थात पहले ऑप्शन पढ़े, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मार्ग का मिलान ही क्या है, इन समाविष्टीकरण का तात्पर्य है। तो कौन सा? ए ऑप्शन अभी सही है। चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, ये सटीक नहीं है, चूंकि यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, पूर्वत सुधार करने की बात कर रहा है, जबकि सुधार करने की कंडीशन नहीं थी। वहाँ दोनों अनुभव को जोड़कर क्या कर देता है, समावेशित कर लेता है। तीसरा ऑप्शन, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था का होना, इसलिए ये भी गलत हो गया। प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में, यहाँ सार्थक पैटर्न की बात कर रहा है, इसलिए भी। तो कौन सा? ए ऑप्शन ही आपका सही है। अगला प्रश्न, काल्सनिक के अनुसार संकल्पना जो है, संकल्पना का पुनर्गठन अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? देखिए, जो काल्सनिक थे उनके अनुसार जो चिंतन होती है वो संकल्पना का पुनर्गठन कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अकादमिक जो है, अब यहाँ थोड़ा सा प्रश्न है, शायद विद्यार्थियों की अकादमिक को सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। विद्यार्थियों की अकादमिक को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को निष्पादन को सुधारा जा सको तो साधित किया जाए। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आ रहा है, इसको क्लियर रूप से हम लोग नहीं। अगला देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में भी मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न का जांचना चाह रहा है। देखिए, जो बच्चा का यहाँ जानना चाह रहा है वह क्या है, वह बच्चे की विश्वसनीयता को जानना चाह रहा है। इसीलिए उसने क्या किया है कि एक ही आयु वर्ग के बच्चों को चुना है, एक ही आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको चुनना है कि बच्चा जो है प्राप्तांक में जो निरंतरता है, इसके लिए वह उसकी विश्वसनीयता देखना चाह रहा है कि किसने अपने विश्वास में कमी नहीं की। अर्थात कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? देखिए, सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? अब देखिए, अभी वैयक्तिक भिन्नता, और इस वैयक्तिक भिन्नता का सबसे बड़ा निर्धारण होता है आपका वातावरण। समाज भी होता है और वातावरण, वंशानुक्रम भी होता है। अब चलिए देखते हैं वातावरण के साथ अंतर किया, वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, आपका सी ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा वैयक्तिक विभिन्नता के लिए वातावरण
और वंशानुक्रम दोनों होते हैं। अगला प्रश्न आपका, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव और संसाधनों की उपलब्धता। यहाँ पर देखिए, एक टीचर के लिए विषय का ज्ञान जरूरी है, संप्रेषण कौशल सबसे मस्ट होता है। ये तो अगर टीचर कुछ बोल ही नहीं पाया, बच्चे को समझा ही नहीं पाया तो फिर सब कुछ बेकार है। विद्यार्थियों से जुड़ाव भी होना चाहिए, लेकिन ये निश्चित नहीं है और प्रश्न में यही नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? यहाँ बालक है, उसका चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? बालक जो है परावर्तित चिंतन के बारे में सोचता रहता है। बालक जो 5 वर्ष का है वो परावर्तित चिंतन से रिलेटेड है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है, उसको हम लोग कहते हैं कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस संप्रत्यय को प्रमुख स्थान दिया है। ठीक, इनके अनुसार क्या था कि हर एक प्राणी को लाइफ में स्पेस वह स्थान होता है कि जिससे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप पर समाहित रहे। तो वो लाइफ स्पेस हम लोग क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति बच्चे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए एक स्थान पर टिके रहते हैं जहां उन्हें सुकून मिले, अपने विचार को समाहित कर सकें, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें, उसी को कहते हैं स्पेस। तो किसके अनुसार? कुर्ट लेविन के अनुसार। तो साथियों, आज ये मनोविज्ञान, बाल शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड ये जो प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे परीक्षा में आए हुए हैं। हम लोग परीक्षा में रिलेटेड केवल 15 प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए होते हैं और 15 प्रश्न वो होते हैं जिनको हम लोग संभावित मानकर आपको देते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करिए और अपने सीटेट को इस ठंडी के मौसम में भी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।